हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो बच्चों, आज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो बच्चों, ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो बच्चों ध्यान देंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। तो बच्चों देखो, आप सबको नाम से मालूम पड़ रहा है आइसोथर्म। इसका मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, द रिलेशन बिटवीन एडजॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड pressure at equilibrium at constant temperature is called adsorption isotherm। तो बच्चों, एडजॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको बोलेंगे हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब बच्चों इसमें हम दो टाइप की आइसोथर्म पढ़ेंगे। नंबर वन हम पढ़ेंगे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बच्चों फ्रेंडलिक ने 3 ऑब्जर्वेशन देखे। क्या ऑब्जर्वेशन देखे बच्चों? नंबर 1, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। तो बच्चों इसका पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पर x क्या है, इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। x है अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस और m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो बच्चों मैं x/m को अगर एक साथ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड, या सॉलिड की जगह क्या लिख सकता हूँ, पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो बच्चों ये था इसका पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि x/m यानी कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो बच्चों जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारे पास पहला ऑब्जर्वेशन फॉर फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बच्चों सेकंड ऑब्जर्वेशन इसने क्या दिया हमें, एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर। और बच्चों इसने क्या कहा इस पर कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻0। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी पावर 0 हो जाएगी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसका मतलब ये हुआ कि हाई प्रेशर पर जो x/m है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि वह प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। ये था दूसरा ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन, एट लो प्रेशर। इस लो प्रेशर को हम यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रेशर भी हम लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रेशर। इसके लिए
क्या रिलेशन गिवन था कि x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू पावर 1 बाई n। तो हम इसके लिए अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x बाई एम के पी 1 बाई n। ये था बच्चों 8 लो प्रेशर पे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा x बाई एम भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। यहाँ पर तो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लो प्रेशर पे तो क्या था, जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा x बाई एम रैपिडली इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर 1 बाई n यानी कि पावर में है, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे या वी कैन से एक्सपोनेंशियल इंक्रीजमेंट यहाँ पर होगी। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम एक ग्राफ बना सकते हैं इस टाइप से। ये लो बना दिया मैंने, इधर तो क्या ले लिया x बाई एम, इधर क्या ले लिया प्रेशर, और जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। ये देखो, इसका मतलब जब प्रेशर कम था तो x बाई एम क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब प्रेशर क्या हुआ, लो या मीडिएट इंटरमीडिएट हुआ, तो x बाई एम क्या था, p की पावर 1 बाई n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, तो जब बच्चों प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, और जहाँ पर x बाई एम कॉन्स्टेंट हो जाता है, उस प्रेशर को PS कहा जाता है, यानी कि सैचुरेटेड प्रेशर कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रेशर के बाद में अब x बाई एम की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, यानी कि PS के बाद हम कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर दें, जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस है वो नहीं बढ़ेगी या इंक्रीज नहीं होगी। तो बच्चों ये थी हमारी कुछ बातें, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ये 3 यहाँ पर केस हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला केस की वेरी लो प्रेशर पे तो x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होता है। हाई प्रेशर पर x बाई एम इंडिपेंडेंट होता है, मतलब प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। और लो प्रेशर पे क्या होता है, यह p की पावर 1 बाई n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों अब हम आगे समझते हैं यहाँ पर। अब बच्चों हम ये समझते हैं कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहा जाता है। बच्चों द रिलेशन बिटवीन x बाई एम एंड p रेज़ टू पावर 1 बाई n एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बच्चों जो x बाई एम और p रेज़ टू पावर 1 बाई n इनके बीच जो रिलेशन होता है उसी को कहा जाता है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, फ्रेंडलिक ने 3 केस दिए हमें। ठीक है, तो उसने फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम किसको बोलेंगे, जो p रेज़ टू 1 बाई n होगा। अब बच्चों इससे हम क्या लिख सकते हैं, x बाई एम इज इक्वल टू के p रेज़ टू पावर 1 बाई n। अगर बच्चों हमें यहाँ पे ग्राफ लेना है log x बाई एम और log p के बीच, तो हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं, टेकिंग log बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, log x बाई एम इज इक्वल टू log के p रेज़ टू पावर 1 बाई n। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, log x बाई एम तो log k प्लस log p रेज़ टू पावर 1 बाई n, या इसको हम आगे और क्या लिख सकते हैं, log x बाई एम log k प्लस 1 बाई n log p। इसको बच्चों में y मान लेता हूँ, ये c हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया। तो बच्चों जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, वो इस प्रकार से आएगा। ये तो log हमारे पास क्या हो गया p, ये log x बाई एम,
ये तो y हो गया, ये x हो गया। इंटरसेप्ट हमारे पास कौन है, c है, और स्लोप कौन है 1/n, तो ये तो हो गया हमारे पास स्लोप हो गया। और जो इंटरसेप्ट है ये हमारे पास log k हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हुआ कंप्लीट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, वो क्या कहता है। तो बच्चों सेकंड हमारे पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बच्चों, इसको भी समझेंगे। इन दोनों ही आइसोथर्म का जो मेन फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है, ठीक है, जो हमारे आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म केटीजी के ऊपर बेस्ड है। केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इस आइसोथर्म का ये मानना है कि जो एडजॉर्प्शन होगा साथ के साथ डीजॉर्प्शन प्रोसेस भी चलती है। इसके अकॉर्डिंग दोनों प्रोसेस एक साथ चलती है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेज ऑन द सॉलिड सरफेस और रिमूवल ऑफ द गैसेज फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, दोनों ही प्रोसेस एक साथ चलती है। ठीक है, और बच्चों इसने ये भी एज्यूम किया कि जो एडजॉर्बेंट होता है उसकी सरफेस पर केवल यूनिमोलिक्यूलर लेयर ही बनती है। और बच्चों आपको पता है यूनिमोलिक्यूलर लेयर किस में बनती थी, केमिकल एडजॉर्प्शन में। इसलिए बच्चों लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए भी वर्क करता है। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, इट इज़ बेस्ड ऑन KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। It assumed that a dynamic equilibrium is present in adsorption। डायनेमिक का मतलब दोनों डायरेक्शन में चलती, यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीजॉर्प्शन। ठीक है, और इसने क्या माना कि यूनी मोलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड। इसका मतलब यूनी मोलिकुलर लेयर किस में बनती है, केमीजॉर्प्शन में, केमीजॉर्प्शन में। इसलिए बच्चों इट वर्क फॉर केमीजॉर्प्शन ऑल्सो। ठीक बच्चों, अब लैंगम्यूर ने x/m और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन दिया वो हम देख लेते हैं। x/m इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। बच्चों इसी को ही लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। जैसे कि x/m इज इक्वल टू KP पावर 1/n, इसको क्या कहा जाता है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। वैसे ही इसको क्या कहा जाता है, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। x/m क्या है पता है, P क्या है पता है, और A एंड B यहाँ पर क्या है, लैंगम्यूर पैरामीटर्स है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ से दो केस बना सकते हैं। नंबर 1, एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर क्या हो, हाई हो। तो जब बच्चों प्रेशर हाई होगा इसका मतलब जो BP है वो इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब जो 1 प्लस BP है वो इक्वल टू क्या होगा, BP होगा। तो हाई प्रेशर पर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, AP अपॉन BP।
P से P कैंसिल, यानी कि x बाई एम इज इक्वल टू A बाई बी। बच्चों मतलब वही हाई प्रेशर पर जो x बाई एम है वो प्रेशर से क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी हम बात करते हैं किस पर, वेरी लो प्रेशर पर। सेकंड केस को हम देखेंगे, एट वेरी लो प्रेशर। अब बच्चों प्रेशर वेरी लो है, मतलब 1 इज़ ग्रेटर देन BP, तो क्या हो जाएगा x बाई एम ए पी अपॉन ये जो 1 प्लस BP है, इस कंडीशन में ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बच्चों वेरी लो प्रेशर पर x बाई एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P के। ठीक बच्चों, तो इसमें हमारे पास दो केस थे, एक तो वेरी लो प्रेशर, एक वेरी हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे वही इंडिपेंडेंट है और लो प्रेशर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों लेंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी कंप्लीट हुआ। बच्चों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके बाद बच्चों छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन छोटे छोटे टॉपिक्स पर हम ध्यान देंगे। उसके बाद ये टॉपिक जो है एडजॉर्प्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या टॉपिक है बच्चों अब हमारे पास, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। देखो बच्चों ये है क्या, एक्टिवेशन क्या है। देखो बच्चों एडजॉर्बेंट की कैपेसिटी को इंक्रीज करना ही एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट कहलाता है। अब हम इसकी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय मेकिंग रफ सरफेस। अगर बच्चों हम एडजॉर्बेंट की सरफेस को रफ कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन। इसकी जो कैपेसिटी है एडजॉर्बेंट को एक्यूमुलेट करने की वो इंक्रीज हो जाएगी। या बाय मेकिंग पोर्स इन एडजॉर्बेंट। अगर एडजॉर्बेंट में पोर्स कर दिए जाए तो भी बच्चों इसका क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, बाय चेंज इन पाउडर फॉर्म। बच्चों पाउडर फॉर्म में चेंज करने से क्या होता है, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो बच्चों अगर हम एडजॉर्बेंट को पाउडर फॉर्म में चेंज कर देंगे तो भी इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट क्या है, बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। बच्चों जो एडजॉर्बेंट है अगर उसकी सरफेस पर पहले से ही इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो क्या होता है, जो उसकी फ्री वैलेंसीज होती है, ठीक है, वो वहाँ पर किसी और एडजॉर्बेंट के साथ जुड़ नहीं पाती। तो बच्चों इन इम्प्योरिटीज़ को अगर हम हटा दें तो ऐसे भी हम जो एडजॉर्बेंट होता है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि जो चारकोल होता है उस चारकोल को सुपर हीटेड स्टीम में हीट किया जाता है, जिससे क्या होता है चारकोल पर प्रेजेंट जैसे कि कोई मॉइस्चर हो, CO2 गैस हो, O2 गैस हो, ये रिमूव वहाँ से हो जाती है और उसके बाद चारकोल को हम यूज कर सकते हैं। इसे एक्टिवेशन ऑफ चारकोल कहा जाता है। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक बच्चों, ये हमारा एडजॉर्प्शन का लास्ट टॉपिक है। तो बच्चों सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इन मास्क। आजकल तो बच्चे मास्क बहुत यूज कर रहे हैं ना, कोरोना काल चल रहा है और हम मास्क क्यों यूज़ कर रहे हैं, वायरस से बचने के लिए। तो बच्चों ऐसे ही लोग पोल्यूशन से बचने के लिए या पॉइजनस गैसों से बचने के लिए मास्क लगाते हैं। उन मास्क में क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल, वह एक्टिवेटेड जो चारकोल होता है
वो क्या करता है, जो पॉइजनस गैस होती है उनको अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे व्यक्ति के अंदर वो पॉइजनस गैस एंटर नहीं करती। तो एक यूज़ तो हम इसका किस में कर सकते हैं, मास्क में। देखते हैं बच्चों इसका दूसरा यूज़, इन ह्यूमिडिटी कंट्रोल। बच्चों आपको पता है ही सही कि जो सिलिका जेल होते हैं, एल्यूमिना जेल होते हैं, ये सब क्या है, एब्जॉर्बेंट, और ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बच्चों इनको जब हम कहीं रख देते हैं तो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिससे ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नंबर 3, डीकलराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों एनिमल चारकोल का यूज डीकलराइजेशन करने में होता है, जैसे कि पेट्रोलियम है, वेजिटेबल ऑयल है, शुगर है। जब हम फैक्ट्रियों से जब शुगर बनती है तो उसका जो कलर होता है वो ब्राउन या येलो टाइप का होता है, ठीक है। तो बच्चों उसको, उस शुगर सॉल्यूशन को एनिमल चारकोल यानी कि जो जानवर होते हैं उनकी जो हड्डियां होती है चारकोल, उसके पाउडर के बीच में से उसको गुजारा जाता है। तो वो एनिमल चारकोल क्या करता है, उन जो कलर है येलो ब्राउन कलर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कलरलेस शुगर सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करता है, जिसका फिर क्रिस्टलाइजेशन करके हम एज अ शुगर काम में लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग हाई वैक्यूम। बच्चों अगर किसी ट्यूब को वैक्यूम करना हो, वैक्यूम का मतलब उसमें से कंप्लीट एयर को बाहर निकालना हो, तो हम उसके अंदर जो सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल है यानी कि एब्जॉर्बेंट है उनको रख सकते हैं। वो क्या करेंगे, उस गैस को एब्जॉर्ब करेंगे और वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम उसको देखते हैं, इन हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। बच्चों ये हेट्रोजीनस कैटालाइसिस क्या है, इस बात को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो एक ही फेज में हो, ये भी गैस, ये भी गैस, ये गैस, लेकिन जो कैटेलिस्ट है वो अलग फेज में हो तो उसे कहा जाता है हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। लेकिन जब कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में होते तो उसे कहा जाता है होमोजीनस कैटालाइसिस। बच्चों इसमें क्या होता है, ये जो कैटेलिस्ट होता है ये क्या करता है, इन गैसों को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि ये आसानी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। सिक्स्थ है हमारे पास बच्चों, इन मेडिसिन। बच्चों जब हमारे कोई कट लग जाता है या कोई घाव हो जाता है तो हम उन पे लोशन या क्रीम लगाते हैं। वो लोशन जो क्रीम होती है वो एज एब्जॉर्बेंट काम करती है, जो क्या होता है उस घाव में प्रेजेंट बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बच्चों इसका यूज़ इन मेडिसिन भी हो सकता है। इन क्रोमेटोग्राफी, बच्चों आपने क्रोमेटोग्राफी सुना होगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई 2 या मोर देन 2 कंपाउंड है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो बच्चों उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जा सकता है। अब बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपाउंड है उनका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मान लो कोई एब्जॉर्ब हो रहा है निचली सतह पर और कोई एब्जॉर्ब हो रहा है ऊपर यानी कि ऊपरी सतह पर, तो ऐसे इस बेसिस पर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, इन परम्यूटेड प्रोसेस। बच्चों जियोलाइट को परम्यूटेड कहा जाता है, परम्यूटेड, ठीक है। अब बच्चों ये जियोलाइट क्या है,
ये हमारे इसी कोर्स में आगे आने वाला है। बच्चों इसका यूज़ क्या है इस बात को हम समझ लेते हैं। बच्चों आपको पता है जो हार्ड वाटर होता है उस हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सोल्ट पाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो जियोलाइट होता है वो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन से इनको एडजॉर्ब कर लेता है, जिससे हार्ड वाटर सॉफ्ट में बदल जाता है। नेक्स्ट है बच्चों एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। बच्चों जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो कभी कभी इंडिकेटर का काम भी करती है। ये हमें ये बताती है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। जैसे कि मान लो AgX है, ये कोई सोल्ट है, PPT, यानी PPT का मतलब क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया। तो बच्चों ये क्या करते हैं, इंडिकेटर को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं और ऐसा करने से एक कलर प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो बच्चों ये थी इसकी एप्लीकेशन और ये बच्चों हमारा एडजॉर्प्शन टॉपिक कंप्लीट हुआ।